Hello students, today we are going to discuss one chapter of physical education and chapter name is test and measurement in sports. तो इस चैप्टर के बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस चैप्टर का टाइटल जो है उसका मतलब जान लेते हैं। तो इस चैप्टर में दो वर्ड यूज किए गए हैं, टेस्ट एंड मेजरमेंट। तो इसमें जो मेजरमेंट है वो मेन वर्ड है, उसी से टेस्ट का कोरिलेशन है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मेजरमेंट के बारे में। मेजरमेंट क्या होता है? मेजरमेंट एक प्रोसेस होती है किसी भी एथलीट की पर्सनालिटी, एबिलिटी, फिटनेस लेवल और नॉलेज को पता करने का। वो किस तरह से पता की जाती है, उसके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ टेस्ट यूज किए जाते हैं। जैसा हम रेगुलरली देखते हैं, हमारे इंडिया में क्रिकेट बहुत फेमस गेम है, तो हम देखते हैं कि कई बार जब कोई इंडिया की टीम किसी नई टीम के साथ खेलती है तो उसमें सारे प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट होता है। बहुत से खिलाड़ी जो उस फिटनेस टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं वो उस टीम का हिस्सा होने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो ऐसे ही जब मेजरमेंट की बात की जाती है तो हर खिलाड़ी के लिए उसके साइज, वेट और अदर पर्सनालिटी को देखते हुए मेजरमेंट सेट किए जाते हैं। हर एक्सपर्ट जो होता है, जब खिलाड़ी जैसे फर्स्ट टाइम कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, मान लीजिए पुशअप्स कर रहा है, तो पहली बार में जरूरी नहीं कि वो 20 पुशअप्स लगा ले, 25 पुशअप्स लगा ले, तो उसको छोटे छोटे टारगेट दिए जाते हैं और धीरे धीरे उनको बढ़ा दिया जाता है उसका प्रोग्रेस लेवल देखते हुए। तो अब बात करते हैं इस चैप्टर के सिलेबस की। इस चैप्टर में 4 टॉपिक, 4 टेस्ट शामिल हैं। पहला टेस्ट है मोटर फिटनेस टेस्ट। दूसरा टेस्ट है जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट। तीसरा टेस्ट है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट। चौथा टेस्ट है सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो हम इस चैप्टर में इन 4 टेस्ट के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। पहला टेस्ट है मोटर फिटनेस टेस्ट, दूसरा टेस्ट है जनरल मोटर एबिलिटी टेस्ट, तीसरा टेस्ट है कार्डियोवास्कुलर फिटनेस टेस्ट, चौथा टेस्ट है सीनियर सिटीजन फिटनेस टेस्ट। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टेस्ट से, जिसका नाम है मोटर फिटनेस टेस्ट। इस टेस्ट में जो पहला वर्ड यूज हुआ है मोटर फिटनेस, सबसे पहले उसको समझ लेते हैं मोटर फिटनेस क्या है। तो मोटर फिटनेस इट रिफर्स एज द कैपेबिलिटी of an athlete to take part effectively in his or her particular स्पोर्ट्स। तो जो मोटर फिटनेस होती है
वो कैपेबिलिटी है किसी भी एथलीट की इफेक्टिवली उसके जो वो स्पोर्ट में पार्टिसिपेट करता है उसमें भाग लेने की कैपेबिलिटी को मोटर फिटनेस के नाम से जाना जाता है। इन अदर वर्ड्स, और इट कैन बी सेड द एबिलिटी टू डू एनी फिजिकल activity is known as motor fitness। या किसी भी इंसान की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने की क्षमता को मोटर फिटनेस कहते हैं। अब इस मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर टोटल 7 आइटम्स आते हैं। इन 7 आइटम्स को मिला के एक टेस्ट बना है मोटर फिटनेस टेस्ट। तो हम जानते हैं पहले कि कौन कौन से 7 आइटम हैं जो इस टेस्ट के अंदर आते हैं। मोटर फिटनेस टेस्ट के अंदर पहला आइटम जो आता है वो है 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट। दूसरा आइटम जो आता है वो है 600 मीटर रन और वॉक। तीसरा जो आइटम आता है वो है पार्शियल कर्ल अप। चौथा जो आइटम आता है वो है सिट एंड रीच टेस्ट। पांचवा जो आइटम आता है वो है पुशअप। छठा जो आइटम आता है वो है सातवां टेस्ट है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। तो टोटल 7 टेस्ट हो गए। ये 7 आइटम्स को मिला के एक टेस्ट बना है, उसका नाम है मोटर फिटनेस टेस्ट। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ने से पहले इनका पर्पस जान लेते हैं। 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट, इसका पर्पस है, ये यूज किया जाता है स्पीड मेजर करने के लिए। दूसरा है 600 मीटर रन वॉक टेस्ट, इंडोरेंस। इंडोरेंस को अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं स्टेमिना। पार्शियल कर्ल अप, एब्डोमिनल स्ट्रेंथ एंड endurance। sit and reach test, flexibility of lower body and hamstring। push-ups, upper body strength and endurance। 4 into 10 meter shuttle run, agility and speed। standing broad jump, explosive लेग पावर। तो ये 7 टेस्ट और उनके पर्पज हो गए।
बोर्ड में इस सेक्शन से सबसे ज्यादा कोई ऑप्शनल क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो किसी भी टेस्ट का पर्पज ही पूछा जाता है। तो हमको सबसे पहले ये टेस्ट के नाम लिख लेने हैं और उनके पर्पज नोट कर लेने हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस सेगमेंट का। अब हम डिटेल में एक एक आइटम की बात करेंगे। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले 50 मीटर स्टैंडिंग स्टार्ट से। किसी भी टेस्ट के बारे में बात करने से पहले सबसे पहले उस टेस्ट का पर्पज हमको पता होना चाहिए। उसके बाद बात करनी होती है क्या इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। तो इस टेस्ट को करने के लिए हमको या तो 50 मीटर का रनिंग ट्रैक होना चाहिए या फिर कोई भी ग्राउंड वगैरह हो सकता है। 50 मीटर रनिंग ट्रैक एंड स्टॉप वॉच। ओके, इसके बाद आया इसका प्रोसीजर। तो प्रोसीजर इसका बहुत आसान है, कुछ भी ज्यादा डिटेल में उसमें नहीं हमको बताना है और नहीं उसमें कुछ ज्यादा डिटेल में है। सबसे पहले अगर मान लीजिए 50 मीटर का रनिंग ट्रैक नहीं है हमारे पास तो हम दो पैरेलल लाइनें खींच लेते हैं एक दूसरे से 50 मीटर दूर। जो एथलीट होता है इसमें से किसी भी एक लाइन को हम टेक स्टार्टिंग लाइन की तरह कंसीडर कर लेते हैं। जो भी एथलीट होता है वो सबसे पहले इस लाइन से पीछे खड़ा हो जाता है। लाइन से पीछे खड़े होने के बाद जो भी कमांडर होता है वो उसको रेडी की कमांड देता है तो वो रनिंग पोजीशन ले लेता है और जैसे ही गो की कमांड होती है वैसे ही स्टॉप वॉच चालू कर दी जाती है और वो दौड़ के दूसरी लाइन तक भागता है। 50 मीटर की दूरी तय करता है। जैसे ही वो उस लाइन को टच करता है स्टॉप वॉच बंद करके टाइम रिकॉर्ड कर लिया जाता है। दूसरे अब जिस पार्ट की हम बात करने जा रहे हैं वो है 600 मीटर रन स्लैश वॉक। पर्पज हमने पहले ही बता दिया है, इसका पर्पज होता है एंड्योरेंस या स्टेमिना। जितनी भी लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस होती हैं वो जनरली इंड्योरेंस मतलब आपके अंदर कितनी कैपेसिटी है, आप कितनी देर तक दौड़ सकते हैं वो जानने के लिए यूज की जाती है। उनका पर्पस इंडोरेंस ही होता है। और जितनी छोटी डिस्टेंस की रेसेस होती हैं, स्प्रिंट रेसेस होती हैं, उनका पर्पस होता है स्पीड पता करना। तो सबसे पहले इसका पर्पस हो गया। पर्पस के बाद बात हम किसकी करेंगे, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड। तो इक्विपमेंट में हमें क्या क्या चाहिए, एक 600 मीटर का रनिंग ट्रैक, एंड स्टॉप वॉच। इसके बाद प्रोसीजर। तो इसका प्रोसीजर भी सेम है। एक स्टार्टिंग लाइन होती है, जैसे ही गो की रेडी की कमांड मिलती है तो जो एथलीट होता है वो रनिंग पोजीशन में आ जाता है और जैसे ही गो की कमांड मिलती है तो वो दौड़ना चालू कर देता है। लेकिन इसमें ये कोई कंडीशन नहीं है कि केवल उसे दौड़ना है। वो चाहे जॉगिंग कर सकता है, वो चाहे टहल सकता है, वो जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है। क्योंकि इसका मेन पर्पस हमको उसकी स्पीड पता करना नहीं है, बल्कि ये है कि हमको उसका स्टेमिना पता करना है। इसके लिए वो चाहे दौड़ना चाहे दौड़ सकता है, चलना चाहे तो चल सकता है। जैसे ही गो की कमांड होती है स्टॉप वॉच स्टार्ट कर दी जाती है और जैसे ही वो 600 मीटर की डिस्टेंस कवर करता है वैसे ही स्टॉप वॉच बंद करके टाइम को मिनट और सेकंड में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। तीसरा टेस्ट है, तीसरा आइटम जो इस टेस्ट के अंदर है वो है पार्शियल कर्ल अप।
पर्पज, एब्डोमिनल, स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। बात इक्विपमेंट रिक्वायर्ड की, तो हमको केवल एक मैट चाहिए होती है, बात प्रोसीजर की। प्रोसीजर की बात करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। ये एक मैट है, उस पे कोई भी आदमी लेटा हुआ है, उसका सिर इस तरफ है, नीज उसकी फ्लैक्स्ड है और उसके पैर यहां पे हैं। तो जो सबसे पहले जब आदमी लेटता है बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में, तो उसके हाथ की फिंगर टिप्स जहां तक पहुंच रही हैं, वहां पे हम एक टेप का मार्क लगा लेते हैं। मतलब मान लीजिए इसकी हाथ की फिंगर टिप्स यहां तक पहुंच रही हैं, तो यहां पे हम एक टेप का मार्क लगा लेते हैं। फिर उसके बाद उस मार्क से 6 इंच आगे हम एक दूसरे टेप का मार्क लगा लेते हैं। मतलब पहले जहां उसकी कंफर्टेबली फिंगर टिप्स पहुंच रही हैं, उससे 6 इंच आगे हम दूसरा मार्क लगा लेते हैं। ऐसे ही जहां तक उसके बटॉक्स आ रहे हैं, बटॉक्स और फीट के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। समझ गए ना? बटॉक्स और फीट के बीच में 1 फीट का डिस्टेंस होना चाहिए। तो आदमी को इस टेस्ट में करना क्या है, जो पहला मार्क है जहां पे कंफर्टेबली उसकी फिंगर टिप्स आ रही हैं और उसके आगे जो 6 इंच दूर दूसरा मार्क लगा है, आदमी को अपने शोल्डर्स को ऊपर उठाना है और ऊपर कम से कम 2 इंच ऊपर उठाना है और ऊपर उठा के अपनी फिंगर टिप्स को जो आगे 6 इंच आगे दूसरा निशान लगा है वहां पे लेके जाना है। इसी प्रोसेस को उसे बार बार रिपीट करना है। और जो जब वो शोल्डर्स को ऊपर उठाता है, तो उसके ऊपर उठाने में 1.5 सेकंड में उसको ऊपर उठाने की और 1.5 सेकंड में उसको वापस नीचे जाने की प्रोसेस को कंप्लीट करना है। मतलब एक पार्शियल कर्ल पूरा होने के लिए 3 सेकंड का टाइम चाहिए। समझ गए ना? एक पार्शियल कर्ल पूरा होने के लिए 3 सेकंड का टाइम चाहिए। इस प्रोसेस को बार बार जब तक उसके अंदर इंड्योरेंस मतलब उसका स्टेमिना रहता है, उसको रिपीट करना है। और वो टोटल जितने नंबर ऑफ पार्शियल कर्ल लगाता है उसको एक जगह नोट कर लेना है। लेकिन एक ध्यान रखना है, जिन पार्शियल कर्ल को करते समय उसके शोल्डर जमीन से कम 2 इंच ऊपर नहीं उठते हैं, वो फाउल माने जाते हैं और उनको नोट नहीं किया जाता है। तो समझ गए आप पार्शियल कर्ल? स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, पर्पज होता है एक्सप्लोसिव लेग पावर। मतलब स्टैंडिंग ब्रॉड जंप के द्वारा हम किसी भी एथलीट की लेग पावर पता कर सकते हैं। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, लॉन्ग जंप
पिट एंड मेजरमेंट टेप। दो चीजों की जरूरत होती है, लॉन्ग जंप पिट और मेजरमेंट टेप की। प्रोसीजर, एक टेक ऑफ लाइन होती है, मान लीजिए इस तरफ लॉन्ग जंप पिट है, ये टेक ऑफ लाइन है, तो कोई भी एथलीट सबसे पहले टेक ऑफ लाइन के पीछे आके खड़ा हो जाता है। उसके जो फिंगर टिप्स, जो पैर की टोज के फिंगर टिप्स हैं, वो उस लाइन से पीछे होने चाहिए, उस लाइन को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जैसे ही उसको रेडी की कमांड मिलती है, वो अपने आर्म्स को स्विंग करता है और नीज को बेंड करके गो की कमांड पे या स्टार्ट की कमांड पे लॉन्ग जंप पिट में जंप करता है। जब वो यहां से कूदेगा तो इस लाइन से जहां उसके फीट टच होते हैं, कूदने के बाद जहां उसके फीट पहली बार ग्राउंड पे टच होते हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पैर की जगह वो कूदा, गिर गया और उसका हाथ पीछे लग गया, तो जो भी बॉडी का पार्ट सबसे पहले ग्राउंड को और जो स्टार्टिंग लाइन होती है उससे नजदीक, मतलब स्टार्टिंग लाइन के पास अगर उसके हाथ पहले लग गए तो हाथ तक की डिस्टेंस को, अगर उसके पैर ही वो कंफर्टेबल पोजीशन में कूदा और उसके पैर ही पहले ग्राउंड पे टच हुए हैं, तो इस टेक ऑफ लाइन से उस पॉइंट तक की डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है फीट और इंच में। ऐसा 3 बार किया जाता है, 3 ट्रायल होते हैं और उसमें से बेस्ट वन को नोट कर लिया जाता है। तो ये बात हो गई स्टैंडिंग ब्रॉड जंप की, बहुत आसान है। रेगुलर प्रैक्टिस में, रेगुलर लाइफ में भी बहुत से लोग लॉन्ग जंप वगैरह लगाते रहते हैं, उससे रिलेटेड ही टॉपिक है ये। जो इस टेस्ट का 5वां टॉपिक भी है उसका नाम है सिट एंड रीच टेस्ट। पर्पज होता है, हमने आपको पहले भी लिखा है, लोअर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी एंड हैमस्ट्रिंग मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब ये टेस्ट फ्लेक्सिबिलिटी मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, एक सिट एंड रीच बॉक्स होता है, उसकी हमको जरूरत होती है। उसके बाद प्रोसीजर, ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, अक्सर बोर्ड में पूछ लिया जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। तो बात करते हैं इसके प्रोसीजर की। सबसे पहले जो भी एथलीट या सब्जेक्ट होता है उसको सिट एंड रीच बॉक्स के सामने बैठना होता है। उसको अपने शूज वगैरह निकाल देने हैं, फ्लोर पे बैठ जाना है और बैठने के बाद अपनी पैरों को खींचे हुए, नीज बेंड नहीं होनी चाहिए, पैरों को खींचे हुए बॉक्स के अगेंस्ट फिक्स कर देना है। नीज उसकी बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए। उसके बाद वो अपने हाथ को थाइस पे लाता है और फिर अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रख लेता है, जिससे उसकी जो मिडिल फिंगर है, दोनों हाथों की मिडिल फिंगर की लेंथ सेम रहे। उसके बाद वो अपनी बॉडी को, जैसे ही कमांडर उसको गो या स्टार्ट की परमिशन देता है, वो अपनी हाथों को आगे बॉक्स के ऊपर, जो बॉक्स होता है, मान लीजिए यहां पे एथलीट बैठा हुआ है, वो यहां से अपने हाथों को, यहां पे एक मार्किंग स्केल लगा होता है बॉक्स के ऊपर, वो एथलीट अपने हाथों को उस मार्किंग स्केल की तरफ खींचता है और उसके बाद वो अपने हाथों को, मान लीजिए यहां से उसके हाथ कंफर्टेबली यहां पहुंच रहे थे, तो ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। और उसके बाद वो
जितना हाथों को आगे ले जा सकता है वो डिस्टेंस मेजर कर ली जाती है, वो स्केल से पता चल जाती है। और जो इंस्ट्रक्टर होता है, स्टार्टर होता है, या जो टेस्ट कंडक्ट करा रहा होता है, वो उस बीच में क्या करता है, एथलीट के पैरों की जो नीज होती हैं उस पे अपने हाथ रख देता है, जिससे उसकी नीज बेंड ना करे, क्योंकि बेंड करने के बाद तो आप कितने भी आगे जा सकते हो, लेकिन हमको फ्लेक्सिबिलिटी पता करनी है, तो नीज बेंड नहीं करनी चाहिए। इसके लिए वो अपने हाथों से नीज को प्रेस कर देता है, जिससे आपकी नीज बेंड ना करे, और आपको अपने हाथों को आगे खींचकर आप स्केल पे जितना आगे ले जाते हैं, और जिस पोजीशन में कम से कम आप अपने हाथों को 1 सेकंड तक रख सकते हैं, उसको डिनोट कर लिया जाता है। उस रीडिंग को डिनोट कर लिया जाता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए कोई भी आदमी बैठा है और जो उसका मेजर स्केल लगा हुआ है, हमने नहीं ध्यान दिया, तो उसके हाथ, किसी के हाथ लंबे होते हैं, किसी के हाथ छोटे होते हैं, तो हो सकता है उसका हाथ इस स्केल पे 0 पे ना पहुंच के किसी अदर मार्क पे पहुंच जाए, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे पहुंच गया, तो हम उसका इनिशियल पॉइंट 10 सेंटीमीटर ही कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन जब उसका हाथ जहां तक मान लीजिए 25 सेंटीमीटर तक पहुंचा, तो हमको उसकी फ्लेक्सिबिलिटी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी 25 सेंटीमीटर नहीं होगी, उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्योंकि उसने 10 सेंटीमीटर से स्टार्ट किया, तो 25 में से 10 को माइनस कर दिया जाएगा और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी 15 सेंटीमीटर। बात समझ में आ गई? ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका प्रोसीजर हमको अच्छे से पता होना चाहिए, हमको अच्छे से पढ़ना है, और प्रैक्टिकली हम बैठ के ट्राई भी कर सकते हैं, जिससे, क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रैक्टिकली चीजों को ट्राई करेंगे उतना ही बेटर हम इन चीजों को समझ सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमने ये चैप्टर लिया है, क्योंकि इसमें जो भी चीजें हैं वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से अटैच्ड है। बात करते हैं अगले टेस्ट की। ये टेस्ट है, छठा टेस्ट है पुशअप्स। पर्पज अपर बॉडी स्ट्रेंथ, एंड इंड्योरेंस। पुशअप्स, इसके बारे में हम इसमें पढ़ने जा रहे हैं। पुशअप्स को आपके सिलेबस में 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है इसका पुशअप फॉर बॉयज, दूसरा पार्ट है इसका मॉडिफाइड पुशअप फॉर गर्ल्स। दोनों लगभग सिमिलर है, बस थोड़ा सा अंतर है, वो जो हम डिटेल में अभी पढ़ेंगे तो हम समझ लेंगे कि क्या अंतर है। बात करते हैं सबसे पहले पुशअप्स की फॉर बॉयज। इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, केवल एक मैट चाहिए होती है। प्रोसीजर, तो पुशअप तो हमारी रेगुलर लाइफ से संबंधित है, तो जनरली हम लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर उसका क्या है वो हम समझ लेते हैं। सबसे पहले कोई भी जो भी पुशअप्स कर रहा है उसको जमीन पे लेटना है, और उसके हैंड्स एंड टोज, जो हाथ होते हैं और जो तलवे होते हैं, वो जमीन पे टच कर रहे होने चाहिए, और जो उसके हाथ हैं वो एक दूसरे से लगभग जितने उसके शोल्डर की विड्थ है कम से कम उतने दूर रहने चाहिए। उसकी जो आर्म्स है वो फुल्ली एक्सटेंडेड होनी चाहिए, और लेग से लेके शोल्डर तक बॉडी एक लाइन में होनी चाहिए। जैसे ही रेडी की कमांड मिलती है तो जो भी एथलीट है, सब्जेक्ट है, वो ये स्टार्टिंग पोजीशन ले लेता है। उसके बाद स्टार्ट की कमांड मिलने के बाद
जो एथलीट है, सब्जेक्ट है, वो अपनी अपर बॉडी को लोअर नीचे लेके आता है और कोशिश करता है कि वो तब तक नीचे लेके आए या तो उसका चेस्ट जमीन से या उसकी एल्बोज के बीच में 90 डिग्री का एंगल ना बन जाए। या तो तब तक अपनी बॉडी को नीचे लेके आना है, अपर बॉडी को, जब तक 90 डिग्री का एंगल बन जाए या फिर आपका चेस्ट जमीन से टच हो जाए। ऐसा करते समय आपकी नीज बिल्कुल स्ट्रेट रहनी चाहिए, उनमें किसी भी तरह की कोई भी बेंडिंग नहीं होनी चाहिए। इसी प्रोसेस को बार बार रिपीट करना है जब तक इंसान बिना थके यह प्रोसेस कर सकता है, उसको करते रहना है। और उसके बाद उसने जितने पुशअप्स लगाए उसको हमको एक जगह डिनोट कर लेना है। बात मॉडिफाइड पुशअप्स की, इक्विपमेंट सेम चाहिए, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड सेम है, प्रोसीजर में केवल इतना अंतर है कि उसमें हम अपने हाथों को और अपनी टोज को जमीन से टच करते थे या मैट से टच करते थे। इसमें अपने हाथों को और अपनी नीज को, मतलब अपने घुटनों को जमीन से टच करना है। मतलब आपके टोज को जमीन से टच करने की जरूरत नहीं है, वो फ्री रहते हैं। आपके घुटने और आपके हैंड्स जमीन से टच होने चाहिए। आपकी बॉडी नीज से लेके हिप्स तक और शोल्डर तक, बैक से लेके शोल्डर तक एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए। और जो प्रोसीजर हम पुशअप्स में करते थे उसके बाद, मतलब अपनी अपर बॉडी को जमीन की तरफ नीचे लेके आते थे, तब तक जब तक एल्बोज के बीच में 90 डिग्री का एंगल ना बन जाए या हमारी अपर बॉडी का चेस्ट का हिस्सा जमीन को टच न करने लगे। तो वही चीज इसमें भी करनी है और जब तक बिना थके आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं। आपको ये रिपीट करते रहना है और जो भी आप टोटल नंबर ऑफ पुशअप्स लगाते हैं उसको एक जगह डिनोट कर लिया जाता है। ये बेसिकली गर्ल्स के लिए होता है। जो मॉडिफाइड पुशअप्स है वो बेसिकली गर्ल्स के लिए है। अब बात करते हैं इस टेस्ट के लास्ट आइटम की। लास्ट आइटम है 4 into 10 मीटर शटल रन। पर्पज है एजिलिटी एंड स्पीड पता करने के लिए इसका प्रयोग होता है। जो एजिलिटी वर्ड है इसका मतलब हिंदी में होता है फुर्ती, मतलब किसी भी एथलीट की फुर्ती, उसको इंग्लिश में एजिलिटी बोलते हैं। तो इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है टू wooden box, 4-5 traffic cones, measure tape, stopwatch एंड सबसे जरूरी 10 मीटर का 10 मीटर इंटू 4 मीटर का एक फील्ड। ये इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है। 2 वुडन बॉक्स, 4 to 5 ट्रैफिक कॉन्स, मेजरमेंट टैप, स्टॉप वॉच और 10 मीटर बाई 4 मीटर का फील्ड। अगर मान लीजिए फील्ड प्रोसीजर की बात कर लेते हैं, अगर फील्ड ऑलरेडी मार्क्ड है तो ठीक है, नहीं है तो हम 3 मीटर लेंथ की जो ये लाइन होगी इसकी लेंथ होगी 3 मीटर। 3 मीटर लेंथ की एक दूसरे से 10 मीटर दूर 2 लाइनें पैरेलल खींच लेते हैं। जो इसके बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी 10 मीटर। 3 मीटर लेंथ की एक दूसरे से 10 मीटर दूर 2 लाइनें खींच लेते हैं। मेजर टेप की मदद से खींच सकते हैं और लाइनों को ध्यान रखने के लिए हम वहां पे ट्रैफिक कॉन्स का यूज कर सकते हैं जिससे पता चल जाए यही यहां पे लाइनें हैं। उसके बाद
जो दो वुडन बॉक्स होते हैं, इसमें से एक लाइन को हम स्टार्टिंग लाइन मान लीजिए, इसको हमने स्टार्टिंग लाइन कंसीडर कर लिया। इस लाइन को हमने स्टार्टिंग लाइन कंसीडर कर लिया। दूसरी लाइन के बाहर हम दो बॉक्स रख देते हैं, जो दो वुडन बॉक्स लिए हैं वो हम रख देते हैं। अब करना क्या है इस टेस्ट में, एथलीट को गो की कमांड पे यहां से दौड़ना है, ये बॉक्स उठा के लाना है और जिस लाइन से वो दौड़ा, जो उसकी स्टार्टिंग लाइन है, उसके पीछे लाके रख देना है, फिर से उसको दौड़ना है, दूसरा बॉक्स उठा के लाना है और वापस लाके रख देना है। इस पूरी एक्टिविटी को करने में जो भी टाइम लगता है उस टाइम को डिनोट कर लिया जाता है। तो ये टेस्ट करने के बाद, क्योंकि पहली बार गया, ये बॉक्स उठाया, फिर तो दोबारा कितनी तेजी से कर पाता है, तो इससे उसकी स्पीड भी पता चलती है और उसके शरीर की फुर्ती का भी हमको पता चलता है। तो ये बात हो गई 4x10 मीटर शटल रन की। तो आपका जो पहला टॉपिक था मोटर फिटनेस टेस्ट, इसके सातों जो आइटम्स थे उनके बारे में डिटेल में हमने जान लिया। तो अभी आपको, जब आपने ये वीडियो आप देखेंगे तो जो भी इनके बारे में, इनके पर्पज हमको बताए गए हैं, वो पर्पज और उनके प्रोसीजर नोट कर लेने हैं। जो भी डेफिनेशंस वगैरह बताई गई हैं, जो भी इक्विपमेंट रिक्वायर्ड वगैरह बताए गए हैं, वो सब कुछ प्रॉपरली नोट कर लेना है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में कम से कम इससे 5 से 8 नंबर का पूछा ही पूछा जाता है और बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, क्योंकि हमारी रेगुलर लाइफ, इसमें जो भी चीजें अभी तक हमने पढ़ी या जो चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं, वो सब हमारी रेगुलर लाइफ से कनेक्टेड है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगले चैप्टर में